वेलकम यू ऑल अगेन। क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट सारे पॉइंट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको। आई होप अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वीडियो में हम उनको कवर भी करेंगे और हाईलाइट भी करेंगे। इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर में जितने भी सिस्टम है ना, वो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। और कैसे हम देखेंगे बॉडी के सारे ऑर्गन एक दूसरे पे कंट्रोलिंग रखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुली क्या है। व्हाट इज स्टिमुली? चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस अगर होते हैं तो जिसके इन उन ऑन दैट रिस्पॉन्स हम उन पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि ठंडी होती है तो हमें जब विंटर सीजन आता है तो हमें ठंडी लगती है, वी वेयर जैकेट्स वगैरह, है ना। और जब गर्मी आती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दैट इज स्टिमुली। रिस्पॉन्स मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो जब अपने मेरे बॉडी पार्ट्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो जैसे सब जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किन के माध्यम से होता है? वो दो सिस्टम से होता है। पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट है। सेंट्रल, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, वेरस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से होता है। ठीक है, और जो क्रेनियल नर्व्स होता है वो ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं, वो आपके ब्रेन से जितनी भी नसें निकल रही हैं वो सब क्रेनियल नर्व्स हैं। ओके, और स्पाइनल नर्व्स किसे कहते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नसें अराइजेस होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नसें कनेक्टेड है वहां से जो निकल रही हैं, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो है, क्रेनियल एंड स्पाइनल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। नर्वस टिश्यू किसे कहेंगे? मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स वर देयर। बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पाए जाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन्स हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि रिसेप्टर्स किसे कहते हैं। रिसेप्टर्स वो होते हैं, वो सेल, वो टिश्यू और वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमारे बॉडी में ना बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, थिग्मो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो जितने भी सेंस ऑर्गन है ना वहाँ सब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें सेंस लेते हैं। ठीक है, फिर वो मसल्स तक पहुंचाते हैं। तो सेल्स, टिश्यू एंड और ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन्स, ये स्टिमुली हो गया। फोटो रिसेप्टर्स, बहुत तरीके के रिसेप्टर, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है ना वहाँ सब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आई में हम अगर बात करें तो आंखों में भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो किसको सेंस करते हैं? वो लाइट को सेंस करते हैं। ओके, नोज में भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। कुछ भी अगर अच्छा महकता है या फिर कुछ गंदा सा स्मेल करता है, बैड ओडर है, तो हम स्मेलिंग के हेल्प से वो रिसेप्टर्स जो हमारे नाक में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारे टंग में पाए जाते हैं, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये तो हो गए रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं। अब इफेक्टर्स भी होते हैं, जैसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम होता है रिसीव करने का फ्रॉम स्टिमुली, ऐसे इफेक्टर्स भी होते हैं जो इफेक्ट दिखाते हैं। मतलब मसल विच विच एक्ट इन रिस्पॉन्स। ठीक है, जो मसल्स रिस्पॉन्स में देखो, मसल, टिश्यू और ग्लैंड्स, ठीक है, रिसेप्टर्स हो गए। अब जो इफेक्टर्स होते हैं कहाँ पे जाके वो इफेक्ट्स दिखाते हैं, जैसे आपके मसल्स में, टिश्यू में, ग्लैंड्स में, विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली। ठीक, तो ये सारे हो गए रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स भी आपने पढ़ा। अब देखेंगे न्यूरॉन्स क्या होता है। तो व्हाट इज न्यूरॉन्स? एक तरीके आप ऐसे समझो, न्यूरॉन्स जो है लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, सबसे लंबा सेल्स होता है न्यूरॉन्स का। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
longest cell in a body carries messages in a form of electrical impulses. जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो मैसेज को रिसीव करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ओके, डेंड्राइट, अगर ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देखो, ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या, इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट्स ऑफ डेंड्राइट. ये जो रूट जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. अब हम न्यूक्लियस की बात करें, जो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं. सेल बॉडी क्या होता है, देखो, सेल बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, सेल बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. देखो, जो सेल बॉडी होता है उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और डेंड्राइट, ये तीनों मिला के सेल बॉडी कहलाता है. ठीक है, ये तीनों मिला के सेल बॉडी. सेल बॉडी का क्या काम होता है, इट टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट्स इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये इसका एक्सॉन हो गया. यहाँ पे जो पार्ट है इसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है, ये नोड ऑफ रेनवियर हो गए और ये नर्व एंडिंग हो गए. ये वाले जितने पार्ट्स हैं इन्हें नर्व एंडिंग कहते हैं. यहीं से फिर दूसरा न्यूरॉन्स जो है, यहीं से जो है दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्टेड होता है. मेरा डायग्राम थोड़ा सा आप देख लो. ठीक है, यहीं से फिर दूसरा न्यूरॉन्स जो होगा कनेक्ट होगा, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्ट होता है. तो ये तो बात होगी न्यूरॉन्स की. अब बात हम करेंगे साइनेप्स. देखिए यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम ऑलरेडी. एक न्यूरॉन्स जहाँ पे इसका जो नर्व एंडिंग है, यहाँ से डेंड्राइट, दूसरा डेंड्राइट कनेक्ट रहता है. ऐसे बॉडी में ना जितने भी न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. अब बात करेंगे साइनेप्स का. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था इस पूरे चैप्टर में जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, उस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगी, उस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे. तो साइनेप्स वाला पोर्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइनेप्स होता क्या है, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो गैपिंग होती है उन्हें साइनेप्स कहते हैं. माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस कि बहुत छोटा. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैपिंग होती है उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं. गैपिंग बिटवीन टू न्यूरॉन्स is known as synapse. Okay, there is a release of chemical substance. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे chemical substance release होता है. यहाँ पे chemical substances release होते हैं at the synapse between the two neurons which help in the transmission of electrical impulses. Actually ये जो chemical substances हैं इनका क्या काम होता है, ये transmission करते हैं electrical impulses का, है ना. इन यहाँ पे कन्वर्जन होता है. न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. एक्चुअली ये होता क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जंक्शन मतलब होता है ज्वाइंट. तो जंक्शन बिटवीन, इसका मतलब हो गया ज्वाइंट बिटवीन नर्व एंडिंग एंड अ मोटर न्यूरॉन्स एंड अ मसल. देखो, जो नर्व एंडिंग है, जो मोटर न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग होती हैं उनका ज्वाइंट बिटवीन अ मसल्स के बीच में, ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये देखिए, ठीक है, ये मसल्स हैं और ये न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच में जो जंक्शन, इनके बीच को जो ज्वाइंट कर रहा है उसी को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एक्चुअली ट्रांसमिशन होता क्या है, कैसे है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स. दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सेस का, वो कैसे होता है, देखो पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे. रिसेप्टर रिसीव द स्टिमुलस. रिसेप्टर्स जो हाथों में है हमारे, मतलब जहां भी सेंस ऑर्गन वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं. तो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, रिसेप्टर रिसीव द स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब जो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो रिसेप्टर्स का काम होता है स्टिमुलस से वो मैसेज को रिसीव करता है. ओके, रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया. इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप. अब जो भी इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स ने कलेक्ट किया होगा वो कहाँ जाएगा, डेंड्राइट के टिप पे जाएगा. डेंड्राइट आपको पता है जो स्टार्टिंग में था ब्रांच लाइक, मतलब है ना, एंडिंग जो ऐसे ऐसे बने हुए थे. तो जो यहाँ पे जो टिप है, इस टिप पे, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उन मैसेजेस को यहाँ पे पहुंचा देंगे, है ना, वहां पे पहुंचा देंगे डेंड्राइट टिप पे. फिर केमिकल रिएक्शन क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है. ये केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करता है. फिर इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी. अब यही जो इम्पल्सेस हैं ये डेंड्राइट से ये इम्पल्सेस ट्रेवल करने रखते हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी तक.
डेंड्राइट्स जो था हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रूट जो ढेर सारे बने थे स्टार जैसे, वो डेंड्राइट से सेल बॉडी तक पहुंचता है। देखो ये डेंड्राइट्स था, ये डेंड्राइट है, फिर यहाँ से फिर ये आएगा सेल बॉडी में। ये पूरा क्या है, ये पूरा है सेल बॉडी, ठीक है। ये सेल बॉडी में पहुंचा, फिर उसके बाद इम्पल्स ट्रैवल थ्रू एक्सॉन। अब ये जो इम्पल्सेस है इस एक्सॉन के माध्यम से कहाँ जाएगा, नीचे तक पहुंचेगा, विच रीचेस द नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा। रिलीज ऑफ केमिकल्स एट द साइनेप्स। अब यहाँ पे जो साइनेप्स जिसे कहते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैपिंग को साइनेप्स कहते हैं। अब जो भी ये मैसेजेस होंगे वो रिलीज ऑफ केमिकल्स, यहाँ पे केमिकल रिलीज होंगे साइनेप्स पे। तो ये प्रोसीजर है। सबसे पहले स्टिमुलस रिसेप्टर जो है रिसीव करेगा मैसेज को स्टिमुलस से, फिर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ ले जाएगा, डेंड्राइट के पास ले जाएगा, डेंड्राइट सेल बॉडी के पास ले जाएगा। जो भी इम्पल्सेस होंगे, इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन इम्पल्सेस ट्रेवल टू द एक्सन, एक्सन के माध्यम से नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा, विच रिचेस द नर्व एंडिंग एंड एट लास्ट रिलीज ऑफ केमिकल्स एट द साइनेप्स। एट लास्ट एंड में जो कुछ केमिकल रिलीज होंगे साइनेप्स पे। साइनेप्स आपको पता है दो न्यूरॉन्स के बीच के गैपिंग को साइनेप्स कहते हो, तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, रिसेप्टर रिसीव द स्टिमुलस। फिर यहाँ पे impulses taken by the sensory neurons, conduction of impulses through the sensory to the neurons, information reaches to CNS, relay neurons present in CNS transfer impulses from sensory to motor neurons, motor neurons carry information from CNS to effectors, effectors respond to stimuli। तो ये सारा प्रोसेस है वन बाय वन करके, आप ऐसे समझो, इस डायग्राम को आप ध्यान से समझो, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपको समझ में आया होता क्या है एक्चुअली। तो न्यूरॉन्स तीन तरीके के हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, एक मोटर न्यूरॉन्स होता है और एक रिले न्यूरॉन्स होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से ही पता चल रहा है, ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वहां पे पाए जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। फिर दूसरा हो जाएगा मोटर न्यूरॉन्स, ये एकदम एंड में आएगा। उससे पहले मोटर न्यूरॉन्स को एक्सप्लेन करने से पहले आप समझो रिले न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। रिले न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एक्चुअली इनका क्या काम होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे आगे सेंसरी न्यूरॉन्स होगा जो सेंस को लेगा, फिर जो रिले न्यूरॉन्स है वो मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेगा, और जो मैं आपको बताती हूँ सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स। ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है कहाँ से, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो रिसीव करता है ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। ये रिसेप्टर से सीएनएस तक लेकर जाता है। और जो मोटर न्यूरॉन्स होता है ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू एफेक्टर्स, और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो एफेक्टर्स तक लेकर जाएगा। एफेक्टर्स मतलब आपके क्या होंगे, मसल और ग्लैंड्स में, वहां जाके रिलीज करेगा। जैसे एक हॉट पैन है, एक गर्म पतीला है, उसको आप अगर टच करोगे तो हाथों में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उन्हें डिटेक्ट करेगा, वो लेकर तो जो डिटेक्ट करके मैसेज को लेकर जा रहा है एक्चुअली वो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स होगा। वो मैसेज कहाँ पहुंचेगा, वो मैसेज पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स था और जो एफेक्टर्स होते हैं जो कि मैसेज को एफेक्ट्स मतलब रिलीज करते हैं आपके ग्लैंड्स में, मसल्स में, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स तो मैसेज ले जाने का काम किया। बीच में आता है रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स क्या करेगा, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो रिले न्यूरॉन्स का काम था कनेक्ट करने का। रिले न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। फिर अब यहाँ से मैसेज एफेक्टर्स तक पहुंचेगा, तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एफेक्टर्स तक ले जाएगा। फिर हमारे मसल्स में वो मैसेज पहुंचेगा कि वो हॉट ऑब्जेक्ट है, हमें हाथ हटाना, ठीक है। तो फटाक से एक मैसेज आएगा हाथों में और हम उस प्लेट से अपना हाथ हटा लेंगे। जितना, एक चीज मैं और बताऊं, जितना भी क्विक और सडन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है वो सारे मैसेजेस जो है स्पाइनल कॉर्ड में ही जाते हैं, ब्रेन तक नहीं जाता। क्योंकि अगर मैसेजेस ब्रेन तक जाएगा तो थोड़ा टाइम लगता है ब्रेन को रिप्लाई करने में, और जब तक ब्रेन रिप्लाई करेगा तब तक तो हाथ आपका ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो जल चुका होगा, नहीं, रेडनेस सा आ जाएगा आपके हाथों पे। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। बॉडी जो है, जो भी क्विक और सडन रिस्पॉन्स, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।
अभी हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बट अभी के लिए आप समझो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, द क्विक और सडन रिस्पॉन्स टू आर बॉडी। जो क्विक और सडन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है कहाँ से कंडक्ट होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो मैसेज को रिप्लाई करता है, ठीक है। वो जो हमारे सारे मैसेज जो होंगे स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड जो फटाक से रिप्लाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन किया गया है कि रिसेप्टर्स होते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जाएगा, या तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये मैसेज लेकर जाएगा सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या तो ये ब्रेन के पास जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। रिले न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना। अब यहाँ से जो भी मैसेज आएंगे मोटर न्यूरॉन्स में वो एफेक्टर्स में जाके रिलीज होंगे। एफेक्टर्स इन द सेंस योर ग्लैंड एंड मसल्स, ये सब, ठीक है। अब बोल रहा हाउ डू मसल मूव्स, मसल्स मूव कैसे करते हैं। मसल सेल्स मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। जो जितने भी मसल सेल्स होते हैं ये मूव करते हैं बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे हैव शॉर्टन, जिसकी वजह से छोटे हो जाते हैं। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन, जो भी मसल सेल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है दैट चेंजेस देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल रिस्पॉन्स टू नर्वस केमिकल, नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया रिफ्लेक्स एक्शन। अभी अभी हमने बताया रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मूवमेंट एक्चुअली होता क्या है, जो क्विक और सडन रिस्पॉन्स हमारा बॉडी करता है। जैसे कि कुछ गर्म ऑब्जेक्ट है, फटाक से हमने हाथ हटा लिया, है ना। तो जितने भी आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे हम वोमिटिंग आ गया, ये इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आता है। जैसे हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, द क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को भी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ब्रेन नॉट इन्वॉल्व, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व। ब्रेन जो है कहीं से भी रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है बट डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होती है। कहीं ना कहीं से ब्रेन इन्वॉल्व है बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो क्विक और सडन रिस्पॉन्स देना होता है हमारी बॉडी को, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वैसे मैसेजेस जिन्हें हमें क्विक और सडन रिस्पॉन्स देना, वो मैसेजेस सारे कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एक्शन हम देखेंगे, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स, ठीक है, आर्क क्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखो वॉलेंट्री एक्शन किसे कहते हैं। हर वो चीज जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री एक्शन में आती है, जैसे सोचना, गाना, थिंकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो ब्रेन वाला पार्ट जितना है ना, हम सारी चीजें सोचते हैं ब्रेन से ना, तो ब्रेन हमारे कंट्रोल में है। तो कंट्रोल बाय विल, थिंकिंग एंड ब्रेन इन्वॉल्व, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो जाएगा वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। इनवॉलेंट्री एक्शन किसे कहेंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्लड पंपिंग, पैरालिस्टिक मूवमेंट। पैरालिस्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ईसोफेगस है, विच इज कॉल्ड विंड पाइप, राइट। तो जो हमारा विंड पाइप है, ईसोफेगस है, तो खाना जिस वे में, जिस मूवमेंट में अंदर जाता है ना, जिस मूवमेंट में खाना जो है यहाँ से अंदर जाएगा, उसको पैरालिस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क, अनकंट्रोल, नो थिंकिंग, नो ब्रेन इन्वॉल्व, हैंड विड्रॉल, स्नीजिंग। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअली क्या होता है, पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्सेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। आप ऐसे पूछो, मे बी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ भी ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन सिंपल, द क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या हो जाता है, द पाथवे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन टुक प्लेस। वो पाथवे, वो रास्ता, वो जरिया जहां पे जो है रिफ्लेक्स एक्शन होता है, द पाथवे एट विच रिफ्लेक्स एक्शन टुक प्लेस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या हो जाएगा, जिस जगह से रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जिस जगह से इन द सेंस कि जैसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स में गया, फिर रिले न्यूरॉन्स में गया, सेंसरी न्यूरॉन्स में रिसेप्टर्स से रिसीव हुआ, ठीक है। तो उसके बाद रिले न्यूरॉन्स बीच में आया, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहा था। वो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर एफेक्टर्स में गया, सॉरी,
जो मोटर न्यूरॉन्स है वो मैसेज को लेकर जाएगा, फिर एफेक्टर्स में जाके रिलीज कर देगा। एफेक्टर्स में रिलीज कर देगा, इसका मतलब क्या, ग्लैंड में या फिर मसल्स में जाके रिलीज कर देगा। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्ट इन एनिमल्स। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन की, बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग से हर चीज हो रही है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप देखो, है ना। तो ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। तो सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन तक जाएगा या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी, तो जो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी, जैसे कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल होता है ना, उसे कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी इज ब्रेन, ठीक है। तो हम बात करेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 तरीके के होते हैं, मैंने बता दिया आपको। जो फोर ब्रेन होता है एक्चुअली उसका क्या काम होता है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट्स मेनली ऑफ सेरेब्रम, हियरिंग, स्मेल, साइट, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, स्पीच, इंटरप्रिटेशन और वॉलेंट्री एक्शन। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन, हर वो चीज जो हमारे कंट्रोल में है, वो सब किस में कंसीडर किया जाएगा, फोर ब्रेन में कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, मतलब कनेक्ट फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करती है। कंट्रोल सम इनवॉलेंट, सम बोला है मतलब कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन ये कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन का, पॉन्स। अब हिंड ब्रेन में क्या क्या है, पॉन्स है, मेडुला है और सेरिब्लम है। तो ये जो आपका हिंड ब्रेन है, इसमें आ जाएगा पॉन्स, सेरिब्लम और देखो पॉन्स क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये पॉन्स हो जाएगा। मेडुला, ये आपका मेडुला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मेडुला हो गया, ये मेडुला हो गया। और सेरिब्लम, ये सेरिब्लम हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सेरिब्लम हो गया। तो पॉन्स का क्या काम होता है, जो आपका ब्रीदिंग रेट है, स्लीप साइकिल है, जैसे एक टाइम पे आप सोते हो, एक टाइम पे आप जगते हो, तो जो भी आपका ये स्लीप साइकिल है कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स कंट्रोल करता है। अभी आपको आपकी स्लीप टाइम डिक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है, पेपर आ रहे हैं, सो आपको आप थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा जगना पड़ेगा रात में, आपको अपनी स्लीप साइकिल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा। मेडुला की बात करें तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, जो मेडुला होता है वो जितने भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शन है उसे कंट्रोल करते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। अगर हम सेरिब्लम की बात करते हैं तो प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, पिकिंग अप अ पेंसिल, राइडिंग अ बाइसिकल, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी सेरिब्लम में। ओके, अब बात करते हैं ये क्रेनियम बोनी बॉक्स ऑफ सेल, ब्रेन है तो ऐसे ओपनली तो होगा नहीं, एक बॉक्स के अंदर होगा, बोनी बॉक्स ऑफ सेल मतलब मांस का बना होता है। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, ये जो अपना आपका ब्रेन है इसके ऊपर ना 3 लेयर है, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, इसके ऊपर 3 लेयर है, ठीक है। तो इस 3 और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, ये जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को कहते हैं CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देखिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं से हमें इलेक्ट्रिक शॉक से, मतलब शॉक से हमें प्रिवेंट करता है, एक तरीके का क्या प्रोवाइड कराता है, शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली दे वर कॉल्ड मीनिंग्स, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के ऊपर 3 लेयर है, जैसे सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन कहते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे, ऐसे ब्रेन के ऊपर में भी 3 प्रोटेक्टिव लेयर हैं। उन तीनों प्रोटेक्टिव लेयर को दे कलेक्टिवली कॉल्ड मीनिंग्स, उनके बीच में फ्लूइड भरा होता है विच इज कॉल्ड CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिनका काम होता है इलेक्ट्रिक शॉक या फिर कोई किसी प्रकार के शॉक से बचाता है, एब्जॉर्ब मतलब शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने का काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है, प्रोटेक्ट बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, ये हमारा कॉर्पस कोलिसम है। अगर हम ब्रेन को ऐसे मिड पार्ट से ऐसे कट करते हैं, डिवाइड करते हैं बीच में से, तो वो वाला पार्ट दिख रहा है। अब बात करते हैं हार्मोन्स इन एनिमल। हार्मोन्स chemical substance that act like messenger molecules in a body, glands, a structure that secretes a specific substance, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है सारी चीजें, है ना। रोल इन द रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स, दैट इज रिलीज ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन,
GHRH। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? चेंजेस ड्यूरिंग पबर्टी। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल में पाया जाता है, और जो एस्ट्रोजन होता है उस एस्ट्रोजन, ये डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये पबर्टी डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो टेस्टिस वगैरह ये सब आते हैं बच्चों के, बड़े हो जाते हैं जब। सीक्रेट्स एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, blood to the digestive system and skin to reduce increasing blood to the skeletal muscle, breathing rate increase। ओके, अब बात करते हैं मास्टर ग्लैंड्स की। तो मास्टर ग्लैंड्स रिलीजेस मिनी हार्मोन्स ग्रोथ। ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड हो गया। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या रिलीज करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। आयोडीन का क्या काम है? ये क्या सिंथेसिस करता है? थायरॉक्सिन सिंथेसिस करता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी है तो आपको गोइटर हो जाता है, बीमारी है कि ये नेक पे होता है। तो सिम्टम क्या है? स्वोलन नेक, आयोडाइज सॉल्ट इज इन डाइट। पैंक्रियास का क्या काम है? ये इंसुलिन रेगुलेट करता है। इंसुलिन रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये जो इंसुलिन होता है पैंक्रियास में, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जितना बोलूं उतना कम है। मतलब मैं इतना बता दूं आपको कि ये जो पर्टिकुलर स्लाइड आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर स्लाइड से 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। मतलब आपसे किसी का भी बोलेगा एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या है, थायरॉक्सिन का क्या है, कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पेज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। या हार्मोन्स जो है एनिमल वाले, हार्मोन्स एनिमल्स के, हार्मोन्स प्लांट के, दोनों आपको पढ़ना है। गिबरलिंस, एप्सिक एसिड, जितने भी हैं दोनों ही पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये मास्टर ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, पेंक्रियास क्या? इंसुलिन रेगुलेट ब्लड साइकिल, ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होता है, उससे प्लांट भी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो मूवमेंट इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट में मूवमेंट की बात करें तो प्लांट नास्टिक मूवमेंट को शो करता है और ट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है। ट्रॉपिक मतलब क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है? जब प्लांट का जो मूवमेंट होता है किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो, जब प्लांट का मूवमेंट किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो तो उसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिज्म कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन टू रिस्पॉन्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स स्टिमुलस, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का जो ग्रोथ है ट्रॉपिज्म की तरफ हो रहा है तो कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का जो ग्रोथ है अगेंस्ट ट्रॉपिज्म हो रहा है तो कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो फोटोट्रॉपिज्म, देखो नाम से पता चल रहा है, ट्रॉपिज्म मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स स्टिमुली। ठीक है, तो फोटो मतलब होता है लाइट। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, जब लाइट की तरफ होगा, देखो यहाँ पे जैसे सूरज की रोशनी आ रही है ना, तो प्लांट का ग्रोथ जो है उसी की तरफ है, उस तरफ बेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होगा? मूवमेंट अवे फ्रॉम द लाइट, अगर लाइट के अगेंस्ट होता। जैसे यहाँ पे जो प्लांट का जो पार्ट है, ये प्लांट का जो पार्ट है ये सनलाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन जो रूट है वो धरती की तरफ जा रही है, लाइट की तरफ नहीं जा रही है रूट्स। तो रूट्स क्या कहलाएगा? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ आपका। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के तरफ हो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या कहलाएगा? मूवमेंट प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी। नेगेटिव ट्रॉपिज्म किसे कहा जाएगा? जो आपका नेगेटिव ट्रॉपिज्म है, मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज स्टेम ऑफ अ प्लांट मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब पानी। तो जब ग्रोथ ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होगा? जब प्लांट का जो प्लांट्स पार्ट है वो पानी की तरफ, उसका जो मूवमेंट है पानी की तरफ होगा तो पॉजिटिव, पानी के अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव। ठीक है, मूवमेंट अवे फ्रॉम वाटर। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मतलब होता है केमिकल।
तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल्स, तो प्लांट पार्ट्स का जो ग्रोथ है वह तो या तो वो केमिकल की तरफ हो या फिर उससे दूर हो। केमिकल की तरफ होगा तो पॉजिटिव, केमिकल के अगेंस्ट जाएगा तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल, ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो जाता है ना इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो यहाँ पे 2 एग होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स आता है और वो पॉलन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे एक केमिकल फील्ड होता है, यहाँ पे ना एक केमिकल भरा होता है, तो उस केमिकल की तरफ पॉलन ट्यूब्स जो है अट्रैक्ट होता है, वहां जाता है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स केमिकल है तो कीमोट्रोपिज्म, ठीक। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मतलब होता है टच, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स और अवे टच, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अ ग्रोथ प्लांट ऑफ अ पार्ट in response to touch of an object, that is climbing part of a plant such as tendrils grow towards the support or wind them, ठीक है। तो उसे कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि आपका ग्रेप्स का जो प्लांट होता है, अंगूर का जो पेड़ होता है, या फिर आप वेरी कॉमन, आप सबके घर में, ऑलमोस्ट सबके घरों में वो मनी प्लांट होता होगा। तो मनी प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, अगर हम उसमें कुछ लकड़ी या फिर कुछ सपोर्ट के लिए कोई है ना वुड या फिर कुछ लोहे का कुछ लगा देते हैं, बांध देते हैं उसमें, तो उसका जो मूवमेंट है उसी की तरफ चला जाता है। तो दैट इज थिग्मो, थिग्मो मीन सपोर्ट, ठीक है, किसी भी वे में सपोर्ट जो प्लांट को मिल रहा है, तो वो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। अब बात करेंगे नास्टिक मूवमेंट की। तो नॉन डायरेक्शन मूवमेंट इन प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है, ये हो जाएगा। डिपेंडेंट ग्रोथ क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या हो जाएगा, परमानेंट एंड रिवर्सिबल। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या हो जाएगा, टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ठीक है। ये हो जाएगा नास्टिक मूवमेंट, मतलब मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा। प्लांट इन हार्मोन्स, इसको बिल्कुल नहीं, जैसे हार्मोन्स इन एनिमल्स हमने पढ़ा था, वैसे हार्मोन्स इन प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत तरीके के हैं, जिसके प्लांट में बहुत तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है ऑक्सिन्स, ठीक है, साइटोकिनिन्स, गिबरलिन्स, एप्सिक एसिड, इनका क्या काम होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेंडिंग ऑफ अ प्लांट पार्ट, तो ऑक्सिन का क्या काम होता है, ऑक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जिसका काम होता है हाउ सेल्स टू ग्रो इन लॉन्गर, तो सेल्स जो है कैसे ग्रो करेंगे, कैसे बड़े होंगे, ये ऑक्सिन डिसाइड करता है। ऑक्सिन इज मेड अप ऑफ सेल एट द टिप ऑफ द स्टेम। साइटोकिनिन्स का क्या काम होता है, प्रमोट सेल डिवीजन, जो भी प्लांट के अंदर सेल डिवाइड होता है ना, सेल डिवीजन वाला प्रोसेस, वहां पे कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, वहां पे साइटोकिनिन्स हेल्प करता है। प्रेजेंट in greater concentration areas of rabbit cell division such as fruit and seeds. गिबरलिन्स की बात करें तो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, कहीं ना कहीं जो स्टेम जो होता है प्लांट का, उसका जो ग्रोथ होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ गिबरलिन्स, गिबरलिन्स की वजह से होता है। अब बात करते हैं एप्सिक एसिड्स की। तो ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लांट है, वो उसका अगर ग्रोथ ना रुके तो कंटिन्यू कितना बड़ा होता चला जाएगा, आसमान को छू लेगा कभी ना कभी। तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर हाइट पे आके प्लांट जो रुक जाता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एप्सिक एसिड। स्ट्रेस हार्मोन, विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स जब पूरी तरह से पक जाते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं, तो अपने आप टूट के गिर जाते हैं, तो ये सारी चीजें। बेंडिंग ऑफ प्लांट, लाइट कम्स ऑन वन साइड ऑफ अ प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स शेडी sides of the root, cells grow longer on the sides of a shoot away, thus plant appear to bend towards light। तो ये सारी चीजें जो हमने आपसे बात की, ये सब हार्मोन्स इन प्लांट थे। होप सो ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया, एक एक पॉइंट मैंने पढ़ाया है, और इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का ये शॉर्ट वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्लांट इन हार्मोन्स किस वे में आपसे पूछे, अगर एमसीक्यू फॉर्म में पूछ रहा है तो कैसा, और अगर थियोरिटिकल फॉर्म में पूछ रहा है तो कैसा, मतलब किस वे में इस चैप्टर से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, वो सब हम डिसाइड करेंगे। इस चैप्टर के मोस्ट